गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाँ अनुराग, प्रणाम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ श्रद्धा, ओपन हो गया आपका ऐप? आपका कॉल आया था, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, खुल गया ना? हाँ ठीक है। आवाज आ रही भाई सबको? आवाज आ रही? सब कुछ परफेक्ट है? हाँ चलें, बहुत बढ़िया। बेटा देखें, 22 तारीख से जो है ना, 22 तारीख से मैं लीव पे रहूंगा, 22 से, है ना, 22 से 29 तक। तो 22 से 29 तक, है ना, मैं लीव पे रहूंगा। और अपनी क्लास जो है फिलहाल वेडनेसडे तक रहेगी अपनी क्लास, है ना। थर्सडे से फिर कुछ और होगा। फिर उसके बाद से मैं लौट करके आऊंगा, तो फिर जो बचा रहेगा वो अपन कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, कोशिश तो कर रहा था कि जाने से पहले मॉलिक्यूलर खत्म हो जाता, है ना। चलिए कोई बात नहीं, टाइम अपना सेव करते हैं, ठीक है। हाँ दिव्यांश बेटा, खत्म तो कर ही दें, लेकिन आपको हवा भी तो लगना चाहिए। बाकी क्लास कब क्या कैसे आएगी बेटा, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, है ना रितम बेरा बेटा। अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा बेटा अभी, है ना। अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, संडे को क्लास है नहीं है क्या है, सब अनाउंसमेंट हो जाएगा बेटा। सब अनाउंसमेंट हो जाएगा, टेंशन ना लें आप लोग, है ना। ओके ठीक है, सब अनाउंसमेंट मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए आइए, चलें काम शुरू करते हैं, अपने टाइम सेव करते हैं, ठीक है ना बेटा। एक तो एक्स्ट्रा क्लास भी लें और फिर टाइम भी सेव करना जरूरी है अपने को। आइए, बात कर रहे थे अपन पिछले क्लास में बेटा टीआरएनए के बारे में, ठीक है ना। टीआरएनए में हमने ये बात कहा था आपको कि 3 लूप होते हैं, है ना। और तीनों लूप के बारे में हमने जो है बात किया था कि आखिर वो लूप बनता है तो क्यों बनता है। मैंने आपसे कहा था कि वो लूप इसलिए बनता है क्योंकि उस लूप में पाए जाते हैं एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस। लेकिन लूप में केवल एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेसिस नहीं रहते, नॉर्मल भी होते हैं, लेकिन लूप बनने का कारण है एबनॉर्मल नाइट्रोजन बेस, जिसके कारण वहां हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ठीक है। इसके बाद से हमने यहां पर देखा कि भाई 3 लूप है, और हमने सोचा कि चलो तीनों लूप का फंक्शन समझा जाए, तीनों लूप का फंक्शन समझा जाए, जिसमें हमने तीनों लूप के फंक्शन के बारे में बात करना शुरू किया था, जो कि पूरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी अपनी, है ना। लेकिन मैंने आपको एक बात और कहा था कि जो अमीनो एसिड है वो टीआरएनए के किस एंड से जोड़ा जाता है, टीआरएनए के किस एंड से जोड़ा जाता है बेटा, थर्ड एंड से, है ना। कौन से एंड पर जोड़ते हैं, थर्ड एंड पर जोड़ते हैं, ठीक है ना। और अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप जुड़ता है बेटा, अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप, COOH। वेरी गुड मलका बेटा, वेरी गुड प्रिया, वैभव, नाइस, है ना। शिखर, भव्या, अपाशी, बहुत बढ़िया बेटा, निष्ठा, समझ में आ रही बात ना। मैंने बताया था कि अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप टीआरएनए के 3' एंड से जुड़ता है, कौन से बॉन्ड से बेटा, कौन से बॉन्ड से, ईस्टर बॉन्ड से। इतनी बात हमें ध्यान थी। फिर हमने बोला था चलो तीनों लूप का फंक्शन समझें। एक्स्ट्रा आर्म और वेरिएबल आर्म का हमने बोला कोई फंक्शन होता ही नहीं, या अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई है, ठीक है, यही बोला था। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको टी साई सी लूप के बारे में एक बात कहा था कि जो टीआरएनए है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जोड़ कर रखता है टी साई सी लूप। तो टी साई सी लूप क्या करता है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जोड़ करके रखता है टीआरएनए। ये टी साई सी का फंक्शन था। दूसरे लूप का फंक्शन हम समझ रहे थे किसका बेटा, रिकॉग्निशन लूप का, है ना। रिकॉग्निशन लूप में 3 बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीकोडॉन, है ना। रिकॉग्निशन लूप में 3 बेस का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जिसको कहते हैं हम एंटीकोडॉन, जिसको नोडॉक के नाम से भी जानते हैं। हाँ सौम्या, बहुत बढ़िया बेटा, नोडॉक के नाम से भी जानते हैं, हाँ उत्कर्ष, नोडॉक। और हमने कहा था कि ये रिकॉग्निशन लूप का जो एंटीकोडॉन है, एमआरएनए पर प्रेजेंट 3 बेस का क्या होता है, कोडॉन, उसके द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके जुड़ता है। अब जरा खुद सोचना, जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी तो एंटी पैरेलल भी आएगा। मैंने बार बार कहा है कि जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी एंटी पैरेलल तो आना ही होगा। यानी कि अगर एमआरएनए 5 to 3 है तो टीआरएनए किस तरह से अलाइन होगा, 3 to 5, ठीक है ना। 3 to 5 में टीआरएनए अलाइन होगा। इतनी बात तो हमने रिकॉग्निशन लूप की कर दी थी। अब बात करने जा रहे हैं, मैं अब जा रहा हूं तीसरे लूप के फंक्शन के बारे में बात करने। कौन से लूप के बारे में, डीएचयू लूप के बारे में, है ना। डीएचयू लूप के बारे में हम बात करेंगे। डीएचयू लूप का काम क्या है बेटा, अभी जरा समझेंगे हम।
एक बात आपको याद होगा कि अमीनो एसिड को किससे जोड़ रहे थे हम, टीआरएनए से, टीआरएनए के 3' एंड से। अब क्या होता है बेटा, यहां पर बात समझना, ये है मान लो कोई अमीनो एसिड और ये मान लो एक है टीआरएनए, ठीक है, ये है अमीनो एसिड, ये है टीआरएनए। अब क्या होता है, ये अमीनो एसिड टीआरएनए को भी नहीं पहचानता, टीआरएनए अमीनो एसिड को भी नहीं पहचानता। मतलब अमीनो एसिड और टीआरएनए ये दोनों एक दूसरे को नहीं रिकॉग्नाइज करते, ये नहीं पहचानते, तो फिर ये अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ता कैसे है, बात समझना। मैं हूं एक टीआरएनए और ये रहा मेरा डीएचयू लूप, क्या है, डीएचयू लूप। मैं हूं एक टीआरएनए और ये है मेरा एक डीएचयू लूप। अब क्या होता है कि ये एक एंजाइम था, ये क्या करता है, एक एंजाइम, ये एंजाइम जाता है किसके पास, अमीनो एसिड के पास, और अमीनो एसिड को जोड़ करके लेकर के आता है। कौन ला रहा है अमीनो एसिड को टीआरएनए के पास, एंजाइम। एक एंजाइम है, उसने अमीनो एसिड को खुद से जोड़ लिया और फिर टीआरएनए के पास गया, ठीक है। और वो एंजाइम का नाम क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं। यानी कि अमीनो एसिड खुद ब खुद टीआरएनए से नहीं जुड़ता, अमीनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ा जाता है किसी एंजाइम के द्वारा। आ रही बात समझ में, अमीनो एसिड खुद ब खुद टीआरएनए के 3' एंड से नहीं जुड़ता, उसको जोड़ा जाता है किसी एंजाइम के द्वारा। अब आइए जरा उसी की बातचीत करने वाले हैं हम। फंक्शन ऑफ डीएचयू लूप इज टू रिकॉग्नाइज दिस अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। मैंने आपको एक बात कहा था कि एक एंजाइम क्या करता है, अमीनो एसिड को जोड़कर टीआरएनए से जोड़ता है। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, देखना यहां पर, ये है टीआरएनए, ये है टीआरएनए, ठीक है। इधर है मान लो कि यहाँ पर 3' एंड और इधर मान लो 5' एंड, ठीक है। ये है 3' एंड, ये है 5' एंड। 3' एंड की तरफ टी साई सी, 5' एंड की तरफ डीएचयू, यही बताया था। अब बेटा ये देखो एक एंजाइम है, ध्यान से देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मान लो एक एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या है बेटा, इस एंजाइम का नाम है अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम, या इसको एक और नाम से भी जानते हैं, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये डायग्राम कहीं नहीं मिलेगा बेटा आपको, ये डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम जो है सोचा बनाऊं, जिससे आपको और क्लियर हो पिक्चर। एंजाइम जिसको हम कह रहे हैं अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है, देखो ये रहा अमीनो एसिड, मैं यहाँ पर अमीनो एसिड बना रहा हूं, ये है अमीनो एसिड, ठीक है, ये है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का आपको जनरल स्ट्रक्चर सबको पता है, ये है H ग्रुप, इधर है अमीनो ग्रुप, इधर होगा COOH ग्रुप, और इधर होगा यहाँ पर R ग्रुप, ठीक है। और इसी एंजाइम के पास एक साइट होता है बेटा यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये एंजाइम है जिसको कह रहे हैं अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। और इसी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट जो एक एंजाइम है, इसी पर एक और साइट होता है, जिस साइट को हम कहते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। तो इस एंजाइम में कितने बाइंडिंग साइट दिखाया मैंने बेटा, दो चीज की बाइंडिंग साइट दिखाई ना, दो साइट दिखाया ना मैंने। एक दिखाया इस एंजाइम में अमीनो एसिड जुड़ने का, और एक साइट दिखाया मैंने एटीपी जुड़ने का, ठीक है। अब क्या होगा जरा देखना यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होता है कि इस जगह पर जो एंजाइम है, इस एंजाइम पर जो मैंने बात कहा आपसे, इस एंजाइम पर इस जगह पर तो जो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, वहां पर अमीनो एसिड आकर के जुड़ जाएगा। ये रहा अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, इस जगह पे अमीनो एसिड आकर के जुड़ गया, इस जगह पर अमीनो एसिड आकर के जुड़ गया। और यहां पर जो हमने एटीपी बाइंडिंग साइट बोला है, यहां पर आकर के एटीपी आकर के जुड़ गया, इस जगह पर एटीपी, ठीक है, यहाँ पर एटीपी आकर के जुड़ गया। अब इसके बाद से क्या होता है यहाँ पर कि इस जगह से क्या होता है कि दो फॉस्फेट को निकाला जाता है, दो फॉस्फेट को कहां से, एटीपी से हटाया जाता है। जब दो फॉस्फेट को हटाएंगे तो इस वक्त आपको पता है कि जो एंजाइम होगा, उस एंजाइम के एक जगह पर तो जहां अमीनो एसिड था, उस जगह पर अमीनो एसिड तो जुड़ा ही रहेगा। ये रहा अमीनो एसिड, यहां पर जुड़ा रहा, ये अमीनो एसिड जुड़ा रहा। और एटीपी के जगह पर क्या हो चुका है, अब एएमपी हो गया ना। अब आप सबको इतना समझदार तो हो ही आप सब कि भाई जब दो फॉस्फेट को हटाओगे तो एनर्जी तो रिलीज होगा ना, हाँ।
और इसको हमने नाम दे दिया अमीनो, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को नाम दे दिया अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसका नाम कैसे आया अभी आपको समझा रहा हूं। बेटा जरा देखो यहाँ पर इस जगह पर आपको तीन चीजें जुड़ी हुई दिख रही है ना, अमीनो एसिड और एएमपी और एंजाइम, तीन चीजें जुड़ी हुई है ना। इन्हीं तीनों चीजों के आधार पर नाम दे दिया। आपको मालूम है जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़े तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़े तो अपन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं ना बेटा। हाँ शिखर, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर देखो अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है इसलिए अमीनो असाइल कह दिया इस कॉम्प्लेक्स में, और एएमपी जुड़ा हुआ इसलिए एएमपी कह दिया, और तीसरा कंपोनेंट एंजाइम है इसलिए एंजाइम। तो पूरा नाम क्या हो गया, अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बात क्या हुआ जरा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूं। बात क्या हुआ यहाँ पर, इस जगह पर बात ये हुआ कि एक एंजाइम है। जरा बताओ बेटा फटाफट, एंजाइम में कितने बाइंडिंग साइट, दो बाइंडिंग साइट। ठीक है, उस दो बाइंडिंग साइट में पहला साइट क्या है बेटा, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। दूसरा कौन सा है साइट बेटा, एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से एटीपी से तुरंत क्या हटा देते हैं हम, दो फॉस्फेट, तो क्या बन जाता है एएमपी। तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो बना उस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो गया बेटा, जल्दी बताओ। इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो गया, अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या नाम हो गया, अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम का नाम क्या है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। इस एंजाइम का नाम आप चाहें तो कह सकते हैं अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम, या कह सकते हैं अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। ये नाम आपको याद रखना है बेटा, एंजाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी पूछ दे कि भाई यहाँ पर एंजाइम है तो वो कौन सा है, तो ध्यान रखना है उस एंजाइम का नाम है अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम या अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। अब चलिए देखते हैं बेटा क्या होता है। हमने यहाँ पर टीआरएनए अभी बनाया था और टीआरएनए को हमने यहाँ पर बोला कि भाई टीआरएनए के पास तीन लूप है। एक तो कह दिया भाई इधर 3' इधर कह दिया 5'। अब आप सबको पता है 3' एंड पर OH ग्रुप होता है, फ्री OH ग्रुप, है ना, इतना तो याद ही होगा आप सबको। और ये है बेटा यहाँ पे DHU लूप, ये है इधर 5' की तरफ DHU लूप। अब क्या होता है बेटा, ये एंजाइम जो होता है ना, इस एंजाइम को जरा देखना, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एंजाइम क्या होता है, किस लूप से बाइंड हो रहा है, जरा देखो तो ये एंजाइम किस लूप से बाइंड हुआ है, DHU लूप से। तो ये क्या होता है बेटा, जो एंजाइम है ना, एंजाइम उसमें खड्डा बना होता है, खांच बना होता है। बेटा आप सभी अपने वीडियोस ऑफ कर लें, आप सब अपने वीडियोस ऑफ कर लें बेटा। हमने क्या कहा, यहाँ पर जो एंजाइम होता है उस एंजाइम में खड्डा बना होता है और वो DHU लूप से फिट हो जाता है बहुत अच्छे से। तो DHU लूप क्या कर रहा है, एंजाइम को बाइंड करा रहा है। तो एंजाइम बाइंडिंग साइट कौन सा है टीआरएनए का, DHU लूप। ठीक है, DHU लूप किसको हेल्प कर रहा है बाइंड कराने में, एंजाइम। और एंजाइम किसको पकड़ के लाया है, अमीनो एसिड को पकड़ के लाया है। अब क्या करता है बेटा, यहां पर जरा इस बात को समझें। इस जगह पर अमीनो एसिड था, ये है R, और यहाँ पर हमने कह दिया H, इधर था क्या चीज बेटा, NH2, और इधर कह दिया हमने COOH। अब यहीं से ये एंजाइम जो है क्या करता है कि यहाँ पर तो अभी AMP रह गया था। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या कराता है, जो ATP से AMP में कन्वर्ट कराया था हमने, तो एनर्जी रिलीज हुआ था ना, उसी एनर्जी को यूज करते हुए यहां पर रिएक्शन कराता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और OH ग्रुप के बीच में, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके कौन सा बॉन्ड बना देता है बेटा, ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना देता है, ईस्टर बॉन्ड। मैकेनिज्म समझ में आया, क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझे, फिर से बता रहा हूं। बहुत ही अच्छा रफ डायग्राम है लेकिन बेटा इससे थ्योरी बहुत अच्छी क्लियर होती है। ये रफ डायग्राम है लेकिन इससे थ्योरी बहुत अच्छी क्लियर होती है जो मैं बनाता हूं आपके लिए। यहां पर ध्यान से सुने, एक एंजाइम है बेटा, अमीनो एसिड क्या टीआरएनए पर खुद ब खुद जुड़ सकता है, क्या अमीनो एसिड टीआरएनए पर खुद ब खुद जुड़ सकता है, नहीं। कौन जोड़ता है अमीनो एसिड को टीआरएनए पर, एंजाइम, है ना, एंजाइम जोड़ता है अमीनो एसिड को टीआरएनए पर। ठीक है ना, अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम, या इसी को अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम भी कहते हैं। लेकिन इस एंजाइम को पता है कि आगे जो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा इसको एनर्जी भी चाहिए,
इसको एनर्जी भी चाहिए, इसलिए जो है इस एंजाइम में अमीनो एसिड भी जुड़ता है और एटीपी भी जुड़ता है, और फिर दो फॉस्फेट को हटा देते हैं, दो फॉस्फेट को हटाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है बेटा? अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अभी ऑफलाइन में होते तो पूरा ऐसा यहाँ पर चीखते आप, ये सब की सारी चीजें तो कभी भूलते नहीं जिंदगी में, आप भी थोड़ा थोड़ा सा बोलते रहें, जिसकी वजह से चीजें अच्छे टाइम तक, मेरा यही मुद्दा रहता है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं हो, जो मैं यहाँ पढ़ाऊं यहीं पर ही आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ गया सर? ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हुई? यहाँ पर एंजाइम, एंजाइम पर फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमीनो एसिड एटीपी जुड़ा। एटीपी इसलिए जुड़ा कि उसको आगे पता है, इसको आगे पता है कि भाई एनर्जी चाहिए ईस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, तो एटीपी जुड़ करके दो फॉस्फेट हटाया तो दो एनर्जी, जो दो फॉस्फेट हटाने से एनर्जी रिलीज हुई, उसी से अमीनो असाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स ने क्या किया? एंजाइम ने अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और टीआरएनए के 3' एंड के बीच में ईस्टर बॉन्ड बना दिया, और अमीनो एसिड कहां जुड़ गया? अब टीआरएनए के 3' एंड पर। और फिर क्या होगा बेटा यहां से? तो एंजाइम भी अलग हो जाता है, तो इस जगह से एंजाइम भी अलग हो जाएगा, जब रिएक्शन कैटालाइज करा देगा तो यहां से देखो एंजाइम भी अलग हो जाएगा और एएमपी भी अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर एंजाइम अलग हो गया, एएमपी भी अलग हो गया, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ये रहेगा टीआरएनए, और टीआरएनए के 3' एंड पर अमीनो एसिड बैठा हुआ मिलेगा। तो ये तीन चीजें आपको नजर आएंगी इस पूरे रिएक्शन होने के बाद। यहाँ पर अमीनो एसिड टीआरएनए से जब जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं बेटा चार्ज्ड टीआरएनए। क्या कहते हैं? चार्ज्ड टीआरएनए। समझ में आ रही बात? ऐसे टीआरएनए जिस पर अमीनो एसिड बैठ चुका है इसको कहते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। समझ में आ गई बात? कोई डाउट बेटा यहाँ पर? तो फंक्शन ऑफ डीएचयू लूप क्या है? डीएचयू लूप का फंक्शन ये है कि एंजाइम को रिकॉग्नाइज करा के बाइंड कराना। डीएचयू लूप का काम क्या है? एंजाइम को बाइंड कराना, और एंजाइम का क्या काम है? अमीनो एसिड को पकड़ के लाना। तो मैंने क्या कहा कि बेटा ये है अमीनो एसिड और ये है टीआरएनए, ये दोनों नहीं पहचानते। मैं हूं मान लो यहाँ पर अमीनो एसिड टीआरएनए नहीं पहचानते, मान लो मैं एंजाइम हूं, मैंने क्या किया? अमीनो एसिड को बाइंड कर लिया और फिर ले जाकर के टीआरएनए के डीएचयू लूप से अमीनो एसिड को जोड़ दिया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, और वो टीआरएनए जिस पर अमीनो एसिड जुड़ गया, वो अमीनो एसिड जब टीआरएनए पर जुड़ गया तो उसको कहते हैं चार्ज टीआरएनए। टीआरएनए विथ अमीनो एसिड इज नोन एज चार्ज्ड टीआरएनए। टीआरएनए विथ अमीनो एसिड इज नोन एज चार्ज टीआरएनए। ठीक है, चलें अब एक और खास बात बोलता हूं बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो एंजाइम होता है ना, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड, डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। जरा बताओ कितने अमीनो एसिड होते हैं भाई प्रोटीन सिंथेसिस के लिए? 20। तो अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम भी कितना होगा? 20। तो ये एंजाइम का काम है, अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की जिम्मेदारी है सही अमीनो एसिड को सही टीआरएनए पर ले जाकर के जोड़ना। तो हाउ मेनी एंजाइम विल बी देयर? देयर विल बी 20 एंजाइम फॉर 20 अमीनो एसिड। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, मान लो यहां पर मैंने एक एंजाइम बनाया है, सपोज इस एंजाइम पर अगर मेथियोनिन जुड़ रहा है तो क्या इस पर वैलिन जुड़ सकता है क्या? इस एंजाइम से नहीं जुड़ सकता। हर एंजाइम अलग ही अमीनो एसिड को बाइंड कराता है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स फॉर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, ऑल क्लियर? इस डायग्राम से थोड़ा क्लियर हो जाता है बेटा, इसलिए मैंने बनाया है ना, वरना टाइम अपन बचा सकते थे, सीधा ही बोलता मैं इतना कि भाई एंजाइम है अमीनो एसिड को जोड़ देता, मेरा मुश्किल से 2 मिनट खर्च होता है ना, लेकिन थोड़ी चीजें क्लियर हो तो अच्छा लगता है। चले, अब ये बात हुआ यहां पर, तो टीआरएनए पर अमीनो एसिड जुड़ गया। अब ये टीआरएनए अमीनो एसिड को कहां लेकर के जाएगा? एमआरएनए के कोडॉन पर। ये टीआरएनए कहां जाएगा बेटा? एमआरएनए के कोडॉन पर। और टीआरएनए के किसके हेल्प से जुड़ेगा? एंटी कोडॉन से। ठीक है ना? तो पहले तो अमीनो एसिड को टीआरएनए से जोड़ा जाता है
और फिर टीआरएनए के एंटी कोडॉन के हेल्प से एमआरएनए के कोडॉन के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करा दी जाती है। और ऐसे बहुत सारे टीआरएनए आते चले जाएंगे एमआरएनए पर, और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनवाएगा बेटा? राइबोसोम। और राइबोसोम के बड़े यूनिट में आप सबको पता है राइबोजाइम प्रेजेंट है, जिसका नाम पेप्टाडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है। जो प्रोकैरियोट का कौन सा होगा? प्रोकैरियोट का 23 आरएनए और यूकैरियोट का 28 आरएनए। बेटा यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही हॉट स्पॉट पॉइंट है ये यहां से क्वेश्चन आने का। राइबोजाइम 23 आरएनए ऑफ प्रोकैरियोट एंड 28 आरएनए ऑफ यूकैरियोट। अब जरा बताओ एंजाइमेटिक एक्टिविटी किसके पास प्रेजेंट है? सिर्फ आरएनए के पास प्रेजेंट है। टीआरएनए के पास थोड़ी एंजाइम की तरह काम करने की एबिलिटी है। ना तो एमआरएनए एंजाइमेटिक या कैटालिटिक एक्टिविटी रखता है, ना तो टीआरएनए ना तो एमआरएनए। कौन सा आरएनए एंजाइमेटिक एक्टिविटी रख रहा है बेटा? आरआरएनए। ठीक है ना, जो कि 23 आरआरएनए और 28 आरआरएनए। ओके, क्लियर है पॉइंट ये तो? अब जरा सा बात करेंगे अपन, ये पूरा प्रोसेस मैंने बोला और अच्छे से क्लियर होगा जब पोस्टमार्टम करेंगे अपन, प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे ना, तो और सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ। अभी तो केवल सुपरफिशियल बेसिक आइडिया दे रहे हैं आपको, है ना। आइए, नहीं बेटा साहिल, जगह जगह पे राइबोजाइम होते हैं, कई जगह पर। अभी एक ही जगह पे आपने देखा है, और भी जगह नजर आएंगे। ऐसा आरएनए जो एंजाइमेटिक एक्शन रखे उसको राइबोजाइम कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, चलें आगे आइए। बेटा अभी ऋषित बताएंगे कितने टाइप के टीआरएनए होंगे, सब बताएंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। मैसेंजर आरएनए को डिस्कवर किसने किया था? तो जैकब और मोनाड ने। ये बेटा एनसीईआरटी में साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। मैंने आपको बताया था साइंटिस्ट का नाम जो एनसीईआरटी में दिया है उसको तो हमें पढ़ना ही है, उसके अलावा कोई नाम आए तो अपन फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। एमआरएनए की बात करें तो जैसे आरआरएनए को मैंने बोला था सेल में कितने परसेंट में होता है बेटा? 80%। टीआरएनए कितने परसेंट होते हैं? 10 to 15%। टीआरएनए 10 to 15%। और एमआरएनए बेटा 1 to 5%। टोटल आरएनए का एमआरएनए 1 to 5% होता है। अब जरा देखो यहां पर कि ये है भाई, यहां पर सेल, सेल में है यहां पर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस है यहां पर, और इसी न्यूक्लियस में बैठा होगा डीएनए। अब डीएनए क्या करता है बेटा? खुद ब खुद तो साइटोप्लाज्म में नहीं आता, क्योंकि डीएनए से प्रोटीन डायरेक्टली नहीं बनता। डीएनए तो इंफॉर्मेशन प्रोटीन का रखता है। डायरेक्टली प्रोटीन किससे बनता है? एमआरएनए से। डायरेक्टली प्रोटीन किससे बनेगा? एमआरएनए से। देखो प्रोटीन बनाने के लिए आरआरएनए भी जिम्मेदार है, टीआरएनए भी जिम्मेदार है, और एमआरएनए भी जिम्मेदार है। ये तीनों प्रोटीन के बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन प्रोटीन कौन सा बनेगा, वह मैसेज किसमें है? एमआरएनए में है। क्योंकि एमआरएनए के कोडॉन के अकॉर्डिंग टीआरएनए आएंगे एंटी कोडॉन से जुड़ करके। एमआरएनए टीआरएनए के पास नहीं जाता, टीआरएनए एमआरएनए के पास आता है। तो जरा बताओ सभी चीजें किसके पास आती हैं? एमआरएनए के पास आती हैं। तो डीएनए से मैसेज लेकर के आया एमआरएनए, कहां पर? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेकर के आया एमआरएनए। अब एमआरएनए पर आपको पता है तीन तीन बेस का क्या प्रेजेंट होगा? कोडॉन। तीन तीन बेस का क्या प्रेजेंट होगा? कोडॉन। ठीक है, अब यहां पर कोई प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या रहने वाला है, कौन से अमीनो एसिड के बाद कौन सा आएगा, ये बेटा एमआरएनए डिसाइड कराएगा। क्योंकि इसी कोडॉन के अकॉर्डिंग तो टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर के आएंगे, और इनके बीच में फिर पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनवाएगा? राइबोसोम की बड़ी यूनिट। समझ में आई बात? तो सेल से, न्यूक्लियस से एमआरएनए बनवाकर साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं, और वो एमआरएनए के पास फिर टीआरएनए भी आता है, और उसी एमआरएनए के पास राइबोसोम भी आता है। यानी प्रोटीन की जिम्मेदारी, मैसेज जो है वो एमआरएनए के पास। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब क्या होगा बेटा, यहां पर परसेंटेज ऑर्डर देखा जाए तो आप सबको याद है आरआरएनए सबसे ज्यादा परसेंटेज में होता है ना।
टीआरएनए उसके कम होंगे, 80% मैंने बोला था लगभग आरआरएनए होते हैं, 10 to 15% टीआरएनए होते हैं, और ये अभी आपने एमआरएनए देख ही लिया 1 to 5%। अब जो ज्यादा परसेंटेज में मिलेगा यानी वो स्टेबल भी ज्यादा होगा, और जो कम परसेंटेज में होगा यानी वो कम स्टेबल होगा, जल्दी नष्ट हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। तो डीएनए बड़ा चालाक है, वो अपना इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजता है, किसी स्टेबल मॉलिक्यूल से मैसेज नहीं भेजता, वो किसी कम स्टेबल मॉलिक्यूल के द्वारा इंफॉर्मेशन भेजता है, ठीक है, ताकि उससे प्रोटीन बन करके वो एमआरएनए तुरंत नष्ट हो जाए, तुरंत नष्ट हो जाए। नहीं तो जरा खुद सोचना, अगर एमआरएनए ज्यादा स्टेबल होता तो डीएनए की जरूरत होती क्या? एमआरएनए से ही पूरा हर वक्त 24 घंटे 7 दिन पूरे साल बनता ही रह जाता प्रोटीन तो। और आप सबको पता है कि प्रोटीन ज्यादा बन भी जाए तो शरीर पर हानिकारक असर पड़ सकता है। तो ऊपर वाले ने बहुत अच्छा तरीका तैयार किया कि इंफॉर्मेशन तो स्टोर करा दिया डीएनए में, ठीक है, और फिर उसके बाद से उससे एमआरएनए बनवा करके साइटोप्लाज्म में भेज दिया, और वो जो साइटोप्लाज्म में आया है एमआरएनए, अब इसी पर चार्ज्ड टीआरएनए आते हैं एमआरएनए पर। और आप सबको इतनी बात तो पता है कि चार्ज टीआरएनए जब एमआरएनए पर आएगा तो टीआरएनए का क्या चीज? एंटी कोडॉन। एमआरएनए का क्या चीज? कोडॉन के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होगी, और फिर राइबोसोम जुड़ करके अमीनो एसिड के बीच में क्या बनवा देगा? पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है? मोटा मोटा एक पिक्चर तो तैयार हो गया ना भाई, एक रफ पिक्चर तो तैयार हो गया। बाकी डिटेल में तो अपन बात करने ही वाले हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस बात करेंगे तो वहां पर और बातें आएंगी, ठीक है। चलें आगे आइए। इट इज द लीस्ट स्टेबल आरएनए, हमने क्या कह दिया? ये बहुत ही लीस्ट है, ठीक है, ऑलमोस्ट ही। अभी बहुत अच्छे से तो कहां पर, अभी तो प्रोटीन सिंथेसिस बात करेंगे तो अपन अप्रोक्सीमेटली आइडिया ले रहे हैं बस, ठीक है ना। फिर आगे देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल आरआरएनए होगा, सबसे छोटा टीआरएनए होगा, और उससे कम स्टेबल एमआरएनए होगा। सबसे छोटा आरएनए कौन सा है? टीआरएनए। याद है मैंने कहा था स्मॉलेस्ट आरएनए, जरा याद करना, शुरुआत में लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट आरएनए टीआरएनए। उस टीआरएनए को 4s आरआरएनए भी कहते हैं। 4s सेडिमेंटेशन रेट होता है, तो टीआरएनए को 4s आरआरएनए भी कहते हैं, सॉरी 4s आरएनए कहते हैं, आरआरएनए सॉरी, 4s आरएनए कहते हैं। आपको पता है ना, एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन रेट, तो टीआरएनए का जो सेडिमेंटेशन रेट कैलकुलेशन पर आता है वो 4s होता है। तो कभी पूछा जाए 4s आरएनए क्या है, तो टीआरएनए है, ठीक है, ओके। हाँ निष्ठा बेटा, आपने ये पूछा था मुझसे कल, एक और पॉइंट पूछा है जो कि मैं थोड़ा रुक के बताऊंगा आगे, है ना। चलें आगे आइए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पलेट आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने क्या कहा कि प्रोटीन की सिंथेसिस का मैसेज किसके पास है? एमआरएनए के पास है। जैसे हमने क्या कहा था, ये एमआरएनए हो गया 5' to 3', यहां पर मान लो कि कोई कोडॉन होगा जिसको कह दिया AUG। अब तय है कि AUG के सामने जो टीआरएनए आएगा वो कौन सा अमीनो एसिड लेकर के आएगा? मेथियोनिन को ही लेकर के आएगा, ये तो तय है। इसी तरह से यहां पर मान लो कि यू है, तो तय है कि चार्ज टीआरएनए जो आएगा वो ऐसा आएगा जो कि फिनाइलएलानिन को लेकर के आएगा, ठीक है। ऐसे और भी कोड हैं, जी, ऐसे बहुत सारे कोड होंगे, और उसके अकॉर्डिंग टीआरएनए आता जाएगा एमआरएनए पर। तो टीआरएनए का क्या चीज? एंटी कोडॉन, और एमआरएनए का कोडॉन, इन्हीं के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है, एंटी कोडॉन और कोडॉन के बीच में। और फिर जो है राइबोसोम क्या कर देता है? इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनवा देगा, ठीक है ना। तो एमआरएनए हैव कोडॉन, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि ये जो है, अभी पता चलेगा बेटा सौम्या आगे, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड है भाई, फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड है, बायोमोलिक्यूल पढ़ लिया ना, 20 टाइप के अमीनो एसिड, 10 एसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल। हाँ, और 2 सेमी एसेंशियल पढ़ा है ना, 2 सेमी एसेंशियल, सब पढ़ लिया ना। हाँ चलिए आइए, बात करने जा रहे हैं बेटा अभी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की।
ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आपको मैंने पहले लेक्चर में ही बोला था, याद होगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की जब शुरुआत करी थी मैंने कहानी, तो उसमें मैंने कहा भी था कि डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और मैंने कहा भी था कि ये प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि आखिर ये बनता है तो कैसे बनता है। आज वो दिन आ गया है, ठीक है ना, आज वो दिन आ गया है। बड़े लंबे अरसे तक इंतजार किया था हमने। अब जरा देखें, डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब यहां पर क्या होता है कि डीएनए से आरएनए, बेटा कोई भी आरएनए बने, कोई भी आरएनए बने उसको हम कहेंगे डीएनए से ही बनता है, और वो बनता है ट्रांसक्रिप्शन से। जैसे यूकैरियोट्स के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो भी आरएनए बनेगा वो बेटा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा ही बनेगा, यानी कि डीएनए से ही बनेगा। कैसे बनेगा वही तो हम पढ़ने वाले हैं। आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए ये सभी डीएनए से बनते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम जैसे बात कर रहे हैं डीएनए का, आपको पता है बेटा दो स्ट्रैंड होता है, एक तो हमने कहा 3 to 5, दूसरा कहा 5 to 3, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं जो थोड़ा ध्यान से सुनना। डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डीएनए रेप्लिकेशन में आपको पता है बेटा दोनों स्ट्रैंड के सामने एक एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर रहे थे, यही हो रहा था ना। डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड का कॉपी हो रहा था ना, है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों ब्लैक वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट था। टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब क्या था? ऐसा स्ट्रैंड जिसका कॉपी किया जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट? ऐसा स्ट्रैंड जिसका कॉपी किया जाए या जो डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब बात यह आ रही है कि द स्ट्रैंड विच गेट्स कॉपीड इज नोन एज टेम्पलेट। तो डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है, दोनों का कॉपी होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड का कॉपी होता है, दोनों स्ट्रैंड का कॉपी नहीं होता। एक ही स्ट्रैंड का कॉपी होता है, दोनों स्ट्रैंड का कॉपी नहीं होता। अब बात आती है कि सर दोनों स्ट्रैंड का कॉपी हो गया तो क्या हो जाएगा? एक ही स्ट्रैंड का कॉपी होता है, मैंने कहा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में दोनों स्ट्रैंड का कॉपी नहीं होता। फिर सवाल तो आपके माइंड में बहुत सारे आते रहते, बैठे रहते, कईयों का दिमाग बहुत चलता है, सर दोनों स्ट्रैंड का कॉपी हो गया तो क्या हो जाएगा? बताएंगे अभी अपने। पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सपोज एक स्ट्रैंड का कॉपी होता यही है, एक स्ट्रैंड का कॉपी होता है। और जरा ये बताओ, मैंने आपको शुरू से एक बात सिखाते आया हूं कि जो भी नया चैन बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? 5 to 3, याद है? Any strand is going to be synthesized, it is going to be synthesized in the direction of 5 to 3। तो किस स्ट्रैंड का कॉपी होना चाहिए? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होगा? 3 to 5। भाई 3 to 5 का कॉपी करेंगे तभी तो नया चैन उसके ऊपर 5 to 3 का बनेगा। यानी कि आप टेम्पलेट स्ट्रैंड किसको कहोगे? आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कहोगे इस 3 to 5 वाले स्ट्रैंड को, इसको कह रहा हूं मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि ये 3 to 5 है, ठीक है, 3 to 5। अब जरा देखो आपको क्या करना है, इस ब्लैक वाले स्ट्रैंड जो डीएनए का है इसको कॉपी करा करके आरएनए बनाना। अब जरा आरएनए में देखो, जो रेड कलर का बनाया हमने आरएनए। अब जरा जैसे जी के सामने क्या आएगा? सी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के थ्रू ही तो बनेगा। जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने क्या आ जाएगा बेटा? आपको पता है डीएनए में ए के सामने टी आता था, आरएनए में टी नहीं होता, टी की जगह पे यू आ जाएगा। डीएनए में टी होता है, आरएनए में यू होता है। तो इस तरह से टी के सामने ए आ गया, जी के सामने सी आ गया, टी के सामने ए आ गया और सी के सामने जी आ गया। यानी ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड का कॉपी होगा, और वो स्ट्रैंड का कॉपी जो होता है उस स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसका डायरेक्शन होता है 3 to 5, क्योंकि हमें चैन बनाना है भाई नया वाला कौन सा? 5 to 3 में, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि ए के सामने तो यू आएगा, ये तो बात तय हो गया ना भाई, ए के सामने यू, क्योंकि टी तो नहीं आ सकता, आरएनए में टी की जगह पे यू होता है, ठीक है वीरेश्वर। आरएनए में यू होता है टी के जगह पर, बाकी चीजें वही होती हैं। अब जरा देखो बेटा, ये जो आरएनए अभी मैंने बनाया है,
ये जो आरएनए मैंने बनाया है, क्या बेटा डीएनए के उस स्ट्रैंड जिसको मैंने कॉपी नहीं किया है उससे मैच हो रहा है क्या? देखो तो यहाँ पर पहला नाइट्रोजन बेस सी है, यहाँ पर पहला नाइट्रोजन बेस सी है, यहाँ दूसरा नाइट्रोजन बेस जी है, यहाँ दूसरा नाइट्रोजन बेस जी है, यहाँ तीसरा नाइट्रोजन बेस सी है, यहाँ भी तीसरा नाइट्रोजन बेस सी है, यहाँ पर चौथा नाइट्रोजन बेस यू है और यहाँ चौथा नाइट्रोजन बेस टी है। यानी कि आप अगर देखें तो बस इतना फर्क नजर आने वाला। ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। क्या होता है, डीएनए के जिस स्ट्रैंड को हम कॉपी कर रहे हैं उसके तरह आरएनए का सीक्वेंस नहीं मिलता। जिस स्ट्रैंड का कॉपी नहीं कर रहे उसके जैसा आरएनए का सीक्वेंस मिलता है। यानी डीएनए का जो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, नॉन टेम्पलेट का मतलब जिसका हमने कॉपी नहीं किया है, तो इसी काले वाले स्ट्रैंड को, ब्लैक वाले स्ट्रैंड को, डीएनए वाले स्ट्रैंड को तो कॉपी नहीं किया था, लेकिन इसी के जैसा एमआरएनए, इसी के जैसा आरएनए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बस फर्क क्या है कि डीएनए के टी के जगह पर क्या कर दो, यू कर दो। अब जरा समझना इस बात को, जो मैं एक जुबान में एक स्टेटमेंट में बात खत्म करने वाला हूं। डीएनए के जिस स्ट्रैंड को हम कॉपी करते हैं, डीएनए के जिस स्ट्रैंड को हम कॉपी करते हैं उसके जैसा आरएनए नहीं दिखता। डीएनए के जिस स्ट्रैंड का हम कॉपी नहीं करते ट्रांसक्रिप्शन में, उसी के जैसा आरएनए दिखता है। बस फर्क क्या है कि डीएनए के जिस स्ट्रैंड में टी दिख रहा है जिसका हमने ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया है, उसकी जगह पे यू रख दो, उसी के जैसा आरएनए मिल जाएगा। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? बात क्लियर? तो बात क्या हुआ कि द स्ट्रैंड विच अंडरगोज द कॉपिंग मैकेनिज्म, जो स्ट्रैंड कॉपिंग मैकेनिज्म में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो स्ट्रैंड कॉपी में जाएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ना एक आरएनए का स्ट्रैंड, जो लाल वाला बनाया मैंने स्ट्रैंड। तो भाई ये डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री है, और डीएनए से एक आरएनए बना रहे हो आप कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का है वो भी तो इसी के जैसा मैच करेगा, आरएनए के जैसा। उल्टा ही तो कर दिया। हाँ कृष्ण बेटा बिल्कुल सही। क्लियर है पॉइंट? ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहां पर इसलिए दिखाया कि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके जैसा आरएनए नहीं दिख रहा, जो नॉन टेम्पलेट है उसी के जैसा आरएनए दिख रहा है। बस फर्क ये है कि आरएनए में यू है और टी, और डीएनए में टी है। अब बात ये होती है कि जो नॉन टेम्पलेट होता है उसके और भी नाम दिए जाते हैं। नॉन टेम्पलेट को कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं और इसको सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। जरा बताओ, प्रोटीन को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आरएनए ही तो जिम्मेदार है। प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? आरएनए। तो जो प्रोटीन के बनाने का सेंस या कोड है वो आरएनए में ही है, एमआरएनए में कोड प्रेजेंट है। तो इसलिए डीएनए का वह स्ट्रैंड जो जो कॉपी में नहीं जा रहा उसी को कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड कह दिया। बड़ी अजीबो गरीब बात लगती है ना, बड़ी अजीबो गरीब बात लगती है कि जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन किया है उसको कोडिंग सेंस स्ट्रैंड नहीं कह रहे, जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया है उसको कोडिंग और सेंस स्ट्रैंड कह रहे हैं। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यानी जिसका हमने कॉपी किया है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका हमने कॉपी किया है उसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग या एंटी सेंस स्ट्रैंड। बात समझ में आई कि नॉन टेम्पलेट को कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड क्यों कहा? टेम्पलेट स्ट्रैंड को सेंस और कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कह दिया कि भाई वो स्ट्रैंड मैच हो रहा आरएनए से। बड़ी अजीबो गरीब बात लगती है कि भाई जिस स्ट्रैंड को कॉपी कर रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन करा रहे हो, उसको तो कह रहे हो भाई नॉन कोडिंग और एंटी सेंस, जिसका आप कॉपी करा ही नहीं रहे उसको कह रहे हो सेंस और कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि आरएनए उस स्ट्रैंड से मैच हो रहा जो नॉन टेम्पलेट है, यानी प्रोटीन का कोड उसके जैसा दिखेगा जिस डीएनए का हमने कॉपी नहीं कराया। बात समझ में आई? बाकी और अभी अपन समझाएंगे, इसमें चीजें बहुत सारी हैं। ठीक है, अब कैसे आरएनए बनता है क्या नहीं बनता, ये तो पूरा मैकेनिज्म अपने आने वाला है। अभी मैकेनिज्म कहां डिस्कस किया, अभी तो मैं एक आध पॉइंट्स बस बता रहा हूं आपको, खास बात।
फिर मैंने आपको कहा था कि भाई डीएनए से आरएनए जो बनता है तो डीएनए का एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता है, यही बोला था मैंने। डीएनए से जो आरएनए बनता है तो डीएनए के एक ही स्ट्रैंड का कॉपी होता है। और मैंने ये भी कहा था कि आप ये, आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि सर दोनों स्ट्रैंड का कॉपी हो गया तो क्या हो जाएगा। अब जा रहे हैं अपन उस पॉइंट को डिस्कस करने कि अगर हाइपोथेटिकली सोचें कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से बनता आरएनए तो क्या होता। आरएनए बनता तो डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से है, लेकिन हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं कि अगर दोनों स्ट्रैंड से अगर ट्रांसक्रिप्शन करा देते तो क्या होता। जरा समझना इस बात को, डायग्राम से हम समझेंगे। यहां पर देखो, हालांकि लिखा भी है सेंस और कोडिंग स्ट्रैंड, देखो येलो बॉक्स में जो मैंने पेन से लिखा है वही चीज को दिखाया जा रहा है। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसी को एंटी सेंस और टेम्पलेट भी कह दिया, इसी को एक और नाम से भी जानते हैं नॉन कोडिंग, है ना। जो मैंने समझाया वही है। चलें आगे आ जाइए। ये है बेटा यहाँ पर एंटी सेंस और टेम्पलेट स्ट्रैंड जो अभी मैंने समझाया। और जो हमने कहा कि जो नॉन टेम्पलेट है इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको नॉन टेम्पलेट कहते हैं, इसको टेम्पलेट, एंटी सेंस और आप इसको नॉन कोडिंग के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये है हमारे पास। अब दोनों स्ट्रैंड का कॉपी कराते हैं एग्जांपल के तौर पर। ये बेटा देखो यहाँ पर 3 to 5 से बनाया तो आरएनए एक टाइप का बन गया, और इसी तरह से यहाँ पर दूसरा आरएनए बनाते तो बनने के लिए ये दूसरा आरएनए बन गया। अब जरा देखो यहाँ पर कि अगर दोनों स्ट्रैंड का कॉपी कराते तो कितने टाइप के आरएनए बन जाते। 2 टाइप के आरएनए बन जाते। और 2 टाइप का आरएनए बन जाता तो प्रोटीन कितने टाइप का बनता। प्रोटीन कितने टाइप का बन जाता, 2 टाइप के बन जाता ना। प्रोटीन 2 टाइप का बन जाता, क्योंकि आपको मैंने बताया था एमआरएनए पर कोडॉन्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा। तो जब 2 टाइप का अगर एमआरएनए बनवा दोगे तो भाई 2 टाइप का प्रोटीन का कोड तैयार हो जाएगा। अब बात यह आती है कि आपके शरीर में मान लो एक वक्त पर एक ही टाइप का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है, दूसरे टाइप का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो दूसरे को क्यों बनवाना है। हमने कहा था ना शरीर में हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, अननेसेसरी किसी और प्रोडक्ट को भी बनवा दो तो ऊपर वाले ने बड़े सोच समझ करके चीजें बनाई है। प्रोटीन एक डीएनए के टुकड़े से एक ही टाइप का बनवाना है, एक टुकड़े से कोई 2 टाइप का प्रोटीन नहीं बनवाना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन कराकर आरएनए का निर्माण कराया जाता है, फॉर्मेशन कराया जाता है। नहीं तो 2 टाइप के आरएनए बन जाते और 2 टाइप के प्रोटीन बन जाते, जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता। क्या हो जाता, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता। आप बता ही नहीं पाते कि इस डीएनए से टुकड़े से कौन सा प्रोटीन बनने वाला, क्योंकि एक साथ 2-2 आरएनए बनेंगे, 2-2 प्रोटीन बन जाएगा, तो बातें करना भी दिक्कत हो जाती। बात एक तो ये आ गई कि भाई 2 टाइप का आरएनए बनेगा तो 2 तरह का प्रोटीन बन जाएगा, जिसकी वजह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बनता तो एक ही आरएनए है, एक ही डीएनए से। दूसरा बात यह आता है कि अगर मान लो कि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन कराते तो ये दोनों आरएनए भी एक दूसरे से क्या हो जाता, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता ना। दोनों आरएनए भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी बन सकता था। और जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता तो जरा बताओ क्या टीआरएनए बेचारा कभी एमआरएनए पर आ पाता क्या। जब दोनों स्ट्रैंड ऑलरेडी एमआरएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुके हैं तो टीआरएनए अपने एंटी कोडॉन से एमआरएनए पर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा। एंटी कोडॉन पर एमआरएनए पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो कोडॉन के द्वारा बनाएगा। अब जब दोनों एमआरएनए ऑलरेडी आपस में चिपक चुके होंगे तो टीआरएनए बेचारा कैसे आएगा अमीनो एसिड को लेकर, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन ही रुक जाता। तो अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का कॉपी करते तो 2 तरह के आरएनए बनते और वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस ही बंद हो जाता। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर 2 स्ट्रैंड से अगर आप प्रोटीन बनवा भी लो तो 2 टाइप के प्रोटीन बन जाएंगे, जो कि ये भी सही बात नहीं है। ठीक है ना। तो यहां पर अपने क्या बोल रहे हैं कि इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इस चीज को मैं यहां से हटा देता हूं, है ना, क्योंकि आपको पता है यहां पर कि अगर दोनों स्ट्रैंड को कॉपी करा रहे हैं तो दोनों को टेम्पलेट कहेंगे। हालांकि होता नहीं है, होता क्या है, टेम्पलेट तो डीएनए का एक ही होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, लेकिन रेप्लिकेशन के लिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट होते हैं।
रेप्लिकेशन के लिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट होते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट होता है। ठीक है ना, क्लियर हो चुका होगा भाई, बहुत देर समझा दिया यहां। अगर क्या होता कि भाई दोनों स्ट्रैंड से फॉर्मेशन होता, ये एनसीईआरटी का लाइन है बेटा, इतना मैंने मेहनत किया है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो बात समझाया मैंने। इफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म्ड आरएनए साइमल्टेनियसली, both RNA would be complementary to each other, hence would form a double stranded RNA which prevent protein synthesis, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में रुकावट आ जाती। ठीक है, हाँ सौम्या बेटा, रेप्लिकेशन देख तो चुके ना अपन, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से तो एक एक नया नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करा रहे थे, तो डीएनए रेप्लिकेशन में तो बेटा दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड से कॉपी करा रहे हो तो जाहिर सी बात है भाई एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा, दूसरा नॉन टेम्पलेट होगा। याद आ गया सर? ओके। दूसरा पॉइंट देखें कि वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन। भाई एक ही सेगमेंट ऑफ डीएनए दो तरह का प्रोटीन कोड कर देता, क्योंकि आपको पता है दोनों स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन कराते तो दो तरह के आरएनए मिल जाते, तो दो तरह का प्रोटीन बन जाता, जिसके कारण क्या हो जाता, दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। कॉम्प्लिकेशन आ जाता, क्योंकि प्रोटीन चाहिए एक वक्त में कोई एक ही, तो वही बनवाना चाहिए ना जेनेटिक इंफॉर्मेशन से, एक के बदले एक और मुफ्त में बन जाए, एक के बदले एक और मुफ्त प्रोटीन बन जाए, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहां सही रहा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो वो सही है ना कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनवा दे। अगर जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है उसका भी प्रोडक्ट बन जाए तो वो तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन सही है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, दिस वुड कॉम्प्लिकेट दी जेनेटिक ट्रांसफर मशीनरी। अरे बेटा सौम्या क्या बात कर रही है बेटा, ये देख डीएनए है, डीएनए का ये जो है सेगमेंट है, ये टुकड़ा है, इसको सेगमेंट कह दिया। सेगमेंट में कितना स्ट्रैंड आ रहा है? दो स्ट्रैंड आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है ना। हाँ कृतिका बेटा, सेकंड में कोडिंग का क्या लिखा है? वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर, मतलब एक सेगमेंट ऑफ डीएनए से दो तरह के प्रोटीन कोड होते, दो तरह के प्रोटीन बनते, ये कहा जा रहा है कृतिका। ठीक है ना। हाँ प्राची आ रहा है, आपका भी मैसेज आ रहा है। अभी बताएंगे बताएंगे सब बताएंगे साहिल, रुक जा, अभी तो धीरे धीरे बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए यहां पर। अब ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमारे ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना चीज अभी हमने सीखा है उसके सीख के अकॉर्डिंग आपको इतना बात समझ में आया कि भाई यहाँ पर डीएनए का देखो तो सही बेटा प्राची, देख यहाँ पर इस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा कि जो यहाँ पर डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है, हमने कहा कि डीएनए के किसी एक ही स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन होता है, उस स्ट्रैंड का डायरेक्शन क्या होता है बता बेटा प्राची? जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे उस स्ट्रैंड का क्या होगा डायरेक्शन? 3 to 5 होगा ना, 3 to 5। लेकिन आरएनए क्या जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करा रहे हैं उसी के जैसा मिलेगा? नहीं, जिसका हमने ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराया है उसके जैसा मिलेगा। यानी आरएनए किसके जैसा मैच करेगा? डीएनए के कौन से स्ट्रैंड से? 5 to 3 वाले स्ट्रैंड से। तो आप जरा बताओ इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ये भाई सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे डीएनए है 5 to 3 स्ट्रैंड, और मैंने क्या कहा था कि डीएनए में बस टी के जगह पे क्या कर देना है? 5 to 3 वाले स्ट्रैंड में इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहे, बस टी की जगह पे यू कर देना है। भाई देखो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं हर वक्त आपको ये भी ध्यान दिलाता हूं कि बेटा टाइम सेव करना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब आप में से कई क्या करते कि ये 5 to 3 स्टैंड मान लो डीएनए दिया हुआ है, आप में से कई क्या करते, पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाते, 5 to 3 का 3 to 5 बनाते, और फिर इसी 3 to 5 का ट्रांसक्रिप्शन करा करके आरएनए बनवाते। इसी 3 to 5 का आप एंटीसेंस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन कराकर आरएनए बनवाते। तो आरएनए में भी क्या कर रहे हो, सी के सामने जी लाए हो और जी के सामने सी लाए हो, तो कुल मिलाकर ये इसी से ही तो मैच हो गया। आप में से यही करते कुछ लोग कि 5 to 3 के सामने डीएनए का 3 to 5 बनाते और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री करा के आरएनए बनाते। बेटा इतना कहां टाइम खराब कराओगे, इतना टाइम क्यों खराब कराओगे? समझ में आ रही बात?
तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पर 5 to 3 स्ट्रैंड का 5 to 3 स्ट्रैंड के जैसा ही आरएनए दिखेगा। अभी मैंने दिखाया था आपको यहाँ पर, देखो बेटा जिसको नहीं समझ में आया, अगर एक आध लोगों को, देख बेटा प्राची यहाँ पे दिख रहा ना तुझे, ये वाला मैंने बात दिखाया था ना, बोला था मैंने यहाँ पर कि ये देखो आरएनए, डीएनए से ये आरएनए बनाना, 3 to 5 वाले स्ट्रैंड के सामने आरएनए बनाना, 3 to 5 के सामने हमने 5 to 3 आरएनए बनाया ना। और ये देखो आरएनए उसी से ही तो मैच कर रहा है, जो डीएनए 5 to 3 वाला स्ट्रैंड है उसी से ही तो मैच हो रहा है। बस फर्क ये है कि आरएनए में यू है और डीएनए के 5 to 3 में टी है। क्लियर हो गया अब तो प्राची? गलती तो नहीं करोगे बेटा आप लोग? मैं सारे पैतरे बता रहा हूं बेटा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का। निर्जला बेटा आ रहा है मैसेज? ठीक है, अंडरस्टूड, ऑल क्लियर? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबके क्लियर हो गए हैं यहाँ पर पॉइंट्स, बहुत बढ़िया। तो ये बात तो अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि डीएनए के जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उसके जैसा आरएनए का सीक्वेंस नहीं मिलता। डीएनए का वो स्ट्रैंड जो 5 to 3 स्ट्रैंड है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं किया है, उसी के जैसा आरएनए दिखता है, बस उसमें डीएनए की जगह पे टी है, टी की जगह पे यू कर दो, टाइम बच गया ना अपना। नहीं तो आप में से क्या करते इसी क्वेश्चन में बनाने के लिए, मैं अभी बता रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहीं पर भी पूछ लेना वो क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखना क्या करते हैं, जो मैंने अभी बात कहा आपसे, मैक्सिमम स्टूडेंट, हम अब मेरे स्टूडेंट तो नहीं करेंगे भाई ऐसे, मेरे स्टूडेंट तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई। आप देखें यहाँ पर कि जी सी जी ए टी जी सी, अब ध्यान में आना चाहिए हमें क्या कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ जाना चाहिए खुद ही कि अच्छा ये तो 5 to 3 वाला स्ट्रैंड दे रखा है तो इसका तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते हम, यानी इसी के जैसा तो आरएनए मिलेगा, इसी के जैसा तो आरएनए मिलेगा, बस क्या करना है टी की जगह पे यू कर देना है ना। फिर बात ये आती है कि कुछ लोग ऐसा करते कि पहले डीएनए के 5 to 3 के सामने डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बनाते, सेंस स्टैंड के सामने एंटी सेंस स्टैंड बनाते, सी के सामने जी बनाते, जी के फिर सी के सामने जी बनाते, ऐसा पूरा बनाते और फिर इस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन कराते, एंटी सेंस स्ट्रैंड का या टेम्पलेट का। और इससे आपको फिर क्या खर्च हो जाता, टाइम खर्च होता ना। तो कुल मिलाकर के ये देखो ना, जो आरएनए बनाया है आपने, मैंने खुद ही कह दिया कि ये उसी स्ट्रैंड से मैच कर रहा है जिसका हमने ट्रांसक्रिप्शन कराया ही नहीं, 5 to 3 वाले स्ट्रैंड से ही मैच होता है, बस यहाँ पे टी है और यहाँ पर यू है। आ गया ना बात क्लियर? टाइम बच गया? तो भाई आप ऐसे 1-2 मिनट का क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे, सेकंड में सॉल्व कर दोगे, है ना। अब चलिए आइए जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन में ये कहा है सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस इन अ वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के एक ही स्ट्रैंड में ये आपको सीक्वेंस दिया गया है। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस इन आरएनए फॉर्म्ड बाय दिस डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए से आरएनए कौन सा होगा, तो आपको मालूम है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो 5 to 3 वाला स्ट्रैंड है डीएनए का उसी के जैसा आरएनए दिखेगा, बस फर्क इतना है कि टी के जगह पे यू कर देना है। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। ऑल क्लियर? क्लियर? हाँ, ओके, बहुत टाइम लगा दिए भाई यहां पर। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जैसे मैंने डीएनए पॉलीमरेज बताया था, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी था, है कि नहीं, इसी तरह से बताएंगे हृदयांश बेटा, भी बताएंगे, आगे आने वाला है, थोड़ा सा रुक जाए एक सेकेंड। ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम की भी कुछ जरूरतें होंगी। जैसे रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम चाहिए था बेटा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, जरा बताना, किसका कॉपी कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए का, तो डीएनए डिपेंडेंट। बनाएंगे आरएनए तो क्या कह देंगे, आरएनए पॉलीमरेज। याद है मैंने नाम बनाना सिखाया था और मैंने बोला था बार बार बोलूंगा तो कभी किसी के अंदर भूलने की दिक्कतें नहीं आई। चलो एक जगह नहीं समझ में आया दूसरी जगह तो समझोगे, चलो दूसरी जगह नहीं समझ में आया तीसरी जगह तो समझोगे।
जिससे कॉपी करते हैं उसको डिपेंडेंट कहते हैं, जो बनाते हैं उसको हम पॉलीमरेज कहते हैं। तो डीएनए का कॉपी होकर आरएनए बना रहे हैं तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर बात आ गई डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या इसके नाम में कोई तकलीफ बेटा, कोई दिक्कत नहीं? चलें अब आगे बात करें यहां पर। बेटा देखो हमने कहा था डीएनए पॉलीमरेज नखरे वाला एंजाइम है, उसको फ्री ओएच ग्रुप पहले से चाहिए, पहले से फ्री ओएच ग्रुप चाहिए तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आरएनए पॉलीमरेज जो है इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर की जरूरत थी, ट्रांसक्रिप्शन में कोई प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इज अ फ्लेक्सिबल एंजाइम, इट डज नॉट हैव द डिमांड, इसके पास ऐसा कुछ डिमांड नहीं है, फ्लेक्सिबल एंजाइम है। ठीक है, अब जरा देखें यहां पर बात को। ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का होता है, यूकैरियोट में 3 टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सभी आरएनए को बना देता है, प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सभी आरएनए को बना देगा, चाहे आरआरएनए हो, एमआरएनए हो, टीआरएनए हो, जौन सा भी आरएनए हो, सब एक ही आरएनए पॉलीमरेज बनवाता है। यूकैरियोट में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं और वो तीनों टाइप के आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग आरएनए को बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ लेबर है, यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ, कामों को बांट देना। प्रोकैरियोट में एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज बेचारा सारा आरएनए बनवा रहा है, यूकैरियोट में डिवीजन ऑफ लेबर कह दिया, अरे भाई आरएनए पॉलीमरेज 1 तू ये आरएनए बनवा, आरएनए पॉलीमरेज 2 तू दूसरा बनवा, आरएनए पॉलीमरेज 3 तू तीसरा बनवा। ठीक है, अब यहां पर देखें कि जो 3 टाइप के आरएनए होंगे, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में एक ही आरआरएनए भी बना दिया, एमआरएनए भी बना दिया, टीआरएनए बना दिया, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में देखें आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है वो आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, राइबोसोमल आरएनए को। लेकिन बात ये होती है कि आप जरा बताना बेटा आरआरएनए यूकैरियोट में कौन कौन सा होता है, 5s होता है ना, 5.8s होता है, फिर उसके बाद 28s होता है, ये तो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में पाए जाते हैं, और स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में 18s आरआरएनए पाया जाता है, याद है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वह राइबोसोमल आरआरएनए को बनाते हैं, बस एक आरएनए को नहीं बनाता, कौन सा, 5s को। ये इसलिए बताया आपको याद करने में आसानी हो। जरा देखो 28s आरआरएनए, 18s आरआरएनए, 5.8s आरआरएनए, कौन सा नहीं बनवाया है आरएनए पॉलीमरेज 1, 5। भाई जो नहीं बनवा रहा है वो याद रखना आसान है ना, क्योंकि एक ही चीज नहीं बनवा रहा है तो वो याद रखना आसान है ना। जो नहीं बनवा रहा, भाई आप ऐसे आरएनए पॉलीमरेज 3 चीज बना रहा तो 3 चीज याद करोगे, और आरएनए पॉलीमरेज कौन सा नहीं बनवा रहा, एक ही चीज नहीं बनवा रहा, जो आप याद कर लोगे तो ध्यान में आ जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 28s आरआरएनए, 18s आरआरएनए और 5.8s आरआरएनए बनाता है, 5s आरआरएनए नहीं बनाता। आरएनए पॉलीमरेज 2 एचएनआरएनए बनाता है और एमआरएनए बनाता है। एचएनआरएनए क्या है अभी बताएंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर तक आ जाएगा या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर तक। एक और स्पेशल टाइप का आरएनए जिसको हम कहते हैं एचएनआरएनए। फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो बनवाता है टीआरएनए, और जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 5s आरआरएनए को नहीं बनवाया था वो असल में 5s आरआरएनए कौन बनवा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 3। और यहां पर एक आता है आरएनए जिसको कहते हैं एसएनआरएनए, इसका भी यूज है, आगे आने वाला है, ये भी मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर तक आ जाएगी चीज। एसएनआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, यानी कि न्यूक्लियस में छोटे से आरएनए जो बनते हैं उनका नाम दिया गया है एसएनआरएनए। क्या काम है क्या नहीं है वो सब आगे की बात है। ठीक है, एचएनआरएनए का फुल फॉर्म क्या है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अभी कोई फंक्शन नहीं पूछेगा क्योंकि ये नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बड़े डिटेल में आने वाला है।
ठीक है। HNRNA का फुल फॉर्म क्या है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, और SNRNA का फुल फॉर्म है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। बाकी इसके बारे में डिटेल में तो चीजें आने वाली हैं। तो मैंने क्या कहा बेटा, यहाँ पर प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सभी आरएनए बनवाता है, यूकैरियोट में डिवीजन ऑफ लेबर है। यूकैरियोट में अलग अलग आरएनए बनवाने के लिए ऊपर वाले ने अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज तैयार कर रखे हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 सभी आरएनए को बनवाता है सिवाय 5s आरएनए को। और जो 5s आरएनए नहीं बना रहा है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जरा बताओ वो कौन बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नहीं बनाया जो 5s आरएनए, वो कौन बना दिया? वो बना दिया आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है ना बेटा? और mRNA या HNRNA किसने बना दिया? आरएनए पॉलीमरेज 2। और एक बच गया tRNA और SNRNA, ये बनवाता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये बेटा एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपको यहां से क्वेश्चन दिख सकता है, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज बनवाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस होल थिंग इज मेंशन इन द एनसीईआरटी। ठीक है ना? हाँ, स्लाइड से इजी हो गया पाशी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एनसीईआरटी में पैराग्राफ के पैटर्न में लिखा हुआ है और यहाँ पर चीजों को थोड़े पॉइंट्स में लिखे गए हैं। ठीक है, चलें बेटा आगे बढ़े। प्रोकैरियोट्स, अब जैसे मैंने रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म जो समझाए थे, किसके आधार पर समझाए थे? प्रोकैरियोट के आधार पर समझाए थे ना हमने। यूकैरियोट के आधार पर तो नहीं समझाता, लेकिन मैंने कहा था मैकेनिज्म प्रोकैरियोट यूकैरियोट का सेम है, लेकिन बेसिस बनाया था प्रोकैरियोट का। उसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन भी हम समझेंगे, और वो भी प्रोकैरियोट को बेस बना करके। इसी के जैसा मैकेनिज्म होगा यूकैरियोट्स में, बस एंजाइम थोड़े अलग हो जाएंगे, प्रोटीन फैक्टर थोड़े अलग हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी बातें अलग होती हैं, नहीं तो मैकेनिज्म का प्रोसीजर सेम होता है। बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट्स में। आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर मिला करके कहलाता है आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। ध्यान से सुने, आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम सिग्मा फैक्टर से जोड़ करके बनाता है आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। देखो, होलो का मतलब क्या होता है? आपको याद होगा, मैंने होलो शब्द, होलोजेनिक या होलोगाइनिक, कुछ याद आ रहा है क्या? होलैंड्रिक, होलो कंप्लीट। हाँ मलका बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, याद है ना? होलो का मतलब मैंने बताया था क्या होता है? कंप्लीट, है ना? अब देखो क्या होगा यहां पर, जो आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है, उसमें 5 पेप्टाइड होते हैं चैन, यानी कि 5 पेप्टाइड चैन से बना होता है कोर एंजाइम। कौन कौन सा? अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो कोएंजाइम कितने पेप्टाइड से बना, कितने पेप्टाइड चैन से बना है? 5 पेप्टाइड चैन से बना हुआ है। ठीक है, 5 पेप्टाइड चैन से। अल्फा, अल्फा यानी 2 अल्फा हो गए, एक बीटा, और बीटा में ही थोड़ा सा चेंज होगा जिसको बीटा डैश कह दिया। तो 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। अब इसी से एक और प्रोटीन का फैक्टर जुड़ता है जिसको कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, यही सिग्मा फैक्टर, ये प्रोकैरियोट्स के बेसिस में बात कर रहे हैं अपन। हाँ वीरेश्वर, ई कोलाई में पाया जाता है, बोल सकते हो, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स के आधार पर बात कर रहे हैं। यूकैरियोट में बस प्रोटीन फैक्टर्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, यूकैरियोट्स में प्रोटीन फैक्टर्स थोड़े अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद से यहां पर ये देखो, सिग्मा फैक्टर जब इससे जुड़ जाता है तो कितने पेप्टाइड हो गए बेटा? 6 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना? तो ये कंप्लीट एंजाइम कहलाता है। कंप्लीट एंजाइम में, होलो एंजाइम में क्या सिग्मा फैक्टर शामिल है? ये सवाल बनता है, क्या होलो एंजाइम में, कंप्लीट एंजाइम में सिग्मा फैक्टर शामिल है? हाँ है। क्या कोर एंजाइम में सिग्मा फैक्टर शामिल है? क्या कोर एंजाइम में सिग्मा फैक्टर शामिल है? नहीं। अब जरा फंक्शन समझेंगे, इनका काम क्या है। ठीक है, यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर जो सिग्मा फैक्टर का काम होगा इसी के बारे में हम बात करेंगे। सिग्मा फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है।
हाँ, जैसे मैंने रेप्लिकेशन की एक बात कही थी, याद है क्या आपको? किसी विशेष जगह से ही रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। क्या नाम दिया था? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बहुत बढ़िया सौम्या, वेरी गुड। बात आ गई समझ में? उसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन भी आप जहां से चाहें वहां से नहीं करा सकते। कोई विशेष जगह होगा, वहीं से ट्रांसक्रिप्शन कराया जाता है। रेप्लिकेशन में ओराई नाम दिया था, ट्रांसक्रिप्शन में नाम देते हैं प्रोमोटर। अरे कृष्ण बेटा क्या कर रहा है यहाँ पर? तेरे मैसेज आ रहे हैं यहाँ बार बार। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या कहा कि प्रोमोटर, प्रोमोटर से क्या होगा, ये आरएनए पॉलीमरेज जुड़ते हैं। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, कृष्ण हो जाता है। देखो यहाँ पर तो आप सबको पता है कि जो भी चैन का फॉर्मेशन होगा, यह भी मैं दिखाने वाला हूं सौरभ, अभी आएगा डायग्राम में। फंक्शन जो होगा 5 to 3 डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होगा, चैन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। मैंने पहले ही बता रखा है भाई, जो भी चैन बने 5 to 3, चाहे डीएनए का चैन बने या आरएनए का चैन बने, चैन सिंथेसिस इज गोइंग टू बी 5 to 3। तो स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो असल में आपको पता है कि 3 to 5 का कॉपी होकर के 5 to 3 में चैन बनेगा आरएनए का। और हमने कहा था जो स्ट्रैंड का कॉपी होता है इसको टेम्पलेट कहते हैं, इसी को एंटीसेंस कहते हैं, इसी को हम नॉन कोडिंग भी स्ट्रैंड कहते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले कुछ स्लाइड पहले दिखाया था। इसको हमने नाम दिया था भाई नॉन टेम्पलेट, इसका कॉपी नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि आरएनए का सीक्वेंस इसी के जैसा मैच होता है, इसीलिए इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। बस फर्क इतना है कि यू कैन रिप्लेस हेयर टी विथ यू। आप यहां पर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी 5 to 3 वाले स्ट्रैंड के टी के जगह पे यू को रिप्लेस कर दें तो आरएनए के जैसा ही मैच करेगा। अब बात यह आ रही है यहाँ पर कि ये आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या करेगा, इसी के बारे में हम फंक्शन समझेंगे। आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन होंगे, एक तो वो 5 to 3 डायरेक्शन में चैन का सिंथेसिस कराएगा, दूसरा फंक्शन होगा कि वो ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कराएगा आरएनए पॉलीमरेज, तीसरा फंक्शन क्या होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का मतलब क्या हो गया, डीएनए के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज ही। आपको याद होगा रेप्लिकेशन में डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन काट रहा था, हेलिकेज काट रहा था ना। लेकिन यहां पर ट्रांसक्रिप्शन में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने वाला आरएनए पॉलीमरेज ही है। ठीक है, इसके फंक्शन को थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड पर रखता हूं और डिटेल में मैं इन तीनों पॉइंट को क्लियर करूंगा जैसे ही मैकेनिज्म अपनी शुरुआत होगी। इसको थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं। थोड़ा सा आइडिया तो आपको हो ही चुका होगा, हाँ बिल्कुल डीएनए रेप्लिकेशन की तरह है ये भी मैकेनिज्म, ठीक है ना, थोड़ा सा फर्क है। चले जरा मैकेनिज्म अपन समझेंगे काम क्या है। तो सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है बेटा, सिग्मा फैक्टर का काम होता है कि एक प्रोमोटर रीजन को पहचानना। जैसे डीएनए में रेप्लिकेशन के वक्त ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, उसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक विशेष जगह होगा जहां ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत की जाएगी, और उस डीएनए के रीजन को कहते हैं प्रोमोटर रीजन, जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत की जाती है। डायग्राम से देखेंगे और चीजें क्लियर होंगी। ये देखो बेटा, यहाँ पर डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सपोज मान लो ये जो छोटा सा सेगमेंट दिखाया गया इसको कह दिया हमने प्रोमोटर। प्रोमोटर का मतलब क्या हो गया, ऐसा रीजन जहां से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने का मतलब अभी जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो प्रोमोटर को पहचानने के लिए कौन सा प्रोटीन फैक्टर रिक्वायर्ड है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है बेटा, कोर एंजाइम से जुड़ जाता है और फिर उस पूरे कॉम्प्लेक्स को ला करके प्रोमोटर से जुड़वा देता है, और फिर सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करा करके हट जाता है। सिग्मा फैक्टर का बस इतना ही काम है, सिग्मा फैक्टर का बस इतना ही काम है। काम क्या है सिग्मा फैक्टर का,
सिग्मा फैक्टर का काम बस इतना है कि कोर एंजाइम से सिग्मा फैक्टर जाकर जुड़े और उस कोर एंजाइम को लाकर प्रोमोटर से जुड़वा दे, ठीक है। और यहां पर बीच में मिलेगा स्ट्रक्चरल जीन और आखिरी में होगा टर्मिनेटर। देखो एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, एक बात बताता हूं, जो एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ, बड़ा धांसू पैराग्राफ लिखा हुआ है, जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे फर्स्ट पैराग्राफ पॉइंट याद आ रहा है मेरे दिमाग में, सोचा डिस्कस कर दूं। एनसीईआरटी आप पढ़ते होगे, जब ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ोगे तो उसमें एक बात लिखा गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों जो है कॉपिंग मैकेनिज्म है। डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों कॉपिंग मैकेनिज्म है। फर्क क्या है? फर्क ये है, डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड का कॉपी होता है, ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड का कॉपी होता है। पहला डिफरेंस तो क्लियर हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड का कॉपी होता है, ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड का कॉपी होता है। दूसरा डिफरेंस सुने, दूसरा डिफरेंस क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन में पूरे डीएनए का कॉपी होता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में केवल सेगमेंट का कॉपी होता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन में पूरे डीएनए का हिस्सा नहीं जाता, केवल कुछ ही हिस्सा जाता है ट्रांसक्रिप्शन में। यानी कि इसकी वजह से एक बाउंड्री की डिमार्केशन चाहिए, एक बाउंड्री की लिमिट चाहिए ट्रांसक्रिप्शन में, कहां से शुरुआत की जाए और कहां पर खत्म की जाए। ठीक है, कहां से शुरुआत की जाए और कहां पर खत्म की जाए, इसके लिए डिमार्केशन की जाएगी। अब जाहिर सी बात है बेटा, आपको अलग अलग प्रोटीन बनवाना होगा नबी, तो अलग अलग टुकड़े से आपको ट्रांसक्रिप्शन कराना होगा। अगर पूरे डीएनए का ही अगर आप ट्रांसक्रिप्शन करा देते तो प्रोटीन तो कोई एक ही बनवाते ना, इतना लंबा चौड़ा प्रोटीन बन जाता। इतना लंबा चौड़ा प्रोटीन थोड़ी बनाना अपने को, छोटे छोटे टुकड़े से आरएनए बनते हैं और छोटे छोटे टुकड़े के आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुआ कि ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ टुकड़े का होगा, डीएनए रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होगा। ये है दूसरा डिफरेंस। क्लियर? पहला डिफरेंस में बात समझ में आ गई। पहला डिफरेंस, डीएनए रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड का कॉपी होता है, ट्रांसक्रिप्शन में एक ही स्ट्रैंड का कॉपी होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है, ध्यान से सुने, दूसरा डिफरेंस बोल रहा हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन एक बार शुरुआत हो गई तो पूरे डीएनए के लंबाई को कॉपी करके ही दम लेता है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में केवल किसी सेगमेंट का ही कॉपी होता है। इसलिए कहां से शुरुआत करें ट्रांसक्रिप्शन और कहां खत्म करें, इसकी बाउंड्री की डिमार्केशन करना जरूरी है। और वो बाउंड्री डिमार्केशन ट्रांसक्रिप्शन का कौन कराता है? प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। कहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत की जाए? प्रोमोटर। कहां पर खत्म की जाए? टर्मिनेटर। और जो बीच का हिस्सा होता है प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। अब आपको एक बात तो मैंने बता दिया था कि जो 3 to 5 वाला स्ट्रैंड है उसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो 5 to 3 स्ट्रैंड है इसको कहते हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड या नॉन टेम्पलेट। तीन तीन नाम बताए थे हमने, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत प्रोमोटर से होती है, लेकिन कॉपी प्रोमोटर के जस्ट बाद होती है। ये है बेटा एक स्टार्ट पॉइंट। कॉपिंग मैकेनिज्म के लिए लिख रहा हूं स्टार्ट पॉइंट। क्या लिख रहा हूं? स्टार्ट पॉइंट। कॉपिंग मैकेनिज्म का स्टार्ट पॉइंट। तो प्रोमोटर पर बस आकर के जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के हेल्प से, लेकिन कॉपी करता है कुछ बेस आगे से। प्रोमोटर पर आके जुड़ा है लेकिन कॉपी की शुरुआत करता है कुछ बेस आगे से। तो जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो जाए उसको कहते हैं स्टार्ट पॉइंट। और हमेशा ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में चलेगी, प्रोमोटर से लेकर के टर्मिनेटर के दिशा में, क्योंकि खत्म भाई टर्मिनेटर पर ही तो करना है। तो प्रोमोटर से शुरुआत करेंगे, टर्मिनेटर पर खत्म करेंगे। प्रोमोटर का काम बस इतना है, आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग साइड देना, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइड देना। लेकिन प्रोमोटर का कभी ट्रांसक्रिप्शन में कॉपी नहीं होता।
प्रोमोटर के जस्ट आगे से ट्रांसक्रिप्शन की कॉपिंग मैकेनिज्म शुरुआत होती है, जिसको स्टार्ट पॉइंट कहते हैं। अब आप लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हो बेटा, बहाव के डायरेक्शन में चलना डाउनस्ट्रीम, और उसके उल्टा चलना क्या कहते हो? बहाव के अगेंस्ट चलना क्या कहते हो? अपस्ट्रीम। यही कहते हो ना? यही कहते हो? तो जरा बताना, स्टार्ट पॉइंट के आगे चलूंगा, ट्रांसक्रिप्शन के डायरेक्शन में चलूंगा तो क्या कहूंगा? डाउन स्ट्रीम। क्या कहूंगा? डाउन स्ट्रीम। ट्रांसक्रिप्शन के डायरेक्शन, ट्रांसक्रिप्शन का डायरेक्शन क्या है? प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ, प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ, इसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम। और स्टार्ट पॉइंट से पहले यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के अगेंस्ट द डायरेक्शन चलोगे तो क्या कहोगे? अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अब मुझे आप एक जवाब देना बेटा, एक बात जवाब देना कि जो प्रोमोटर है वो अप स्ट्रीम में है या डाउन स्ट्रीम में है? प्रोमोटर अप स्ट्रीम में है या डाउन स्ट्रीम में है? प्रोमोटर अप स्ट्रीम में। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर का कॉपी तो हुआ ही नहीं है, कॉपी तो प्रोमोटर के आगे से होता है, और जहां से होता है उसके आगे डाउन स्ट्रीम और उसके पहले अप स्ट्रीम। बस सिंपल सी बात है। जहां से शुरुआत हो रही है उसके आगे कॉपिंग मैकेनिज्म, जहां से शुरुआत हो रही है उसके आगे डाउन स्ट्रीम। प्रोमोटर का जब कॉपी नहीं हुआ तो स्टार्ट पॉइंट से पहले ही होगा ना, यानी प्रोमोटर क्या हो गया? अप स्ट्रीम। एनसीईआरटी के पैराग्राफ, आज जो भी शब्द बोल रहा हूं बेटा एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इस चैप्टर को अगर पढ़ा जाए, ये ट्रांसक्रिप्शन बहुत जल्दी खत्म कर सकता हूं अगर मैं एनसीईआरटी के पैराग्राफ को नेग्लेक्ट कर दूं तो। अगर मैं एनसीईआरटी के पैराग्राफ को नेग्लेक्ट कर दूं, खाली स्लाइड पढ़ा दूं, तो मुश्किल से आधे घंटे में मैं ट्रांसक्रिप्शन खत्म कर देता। अपना काम ऐसा नहीं होता बेटा, अपना काम ऐसा नहीं होता। अपना काम तो होता है भाई पूरी चीजों को लेकर के चलना। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि स्टार्ट पॉइंट से पहले अप स्ट्रीम, स्टार्ट पॉइंट से आगे जो कि अपन बात कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, चलें। तो आरएनए पॉलीमरेज को मैंने बोला था बाइंडिंग साइट होता है, और वो प्रोमोटर पर जुड़ करके इस देखो प्रोमोटर से आगे से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करके आरएनए का फॉर्मेशन कराएगा। और ये हिस्सा प्रोमोटर और टर्मिनेटर का हिस्सा जो डीएनए का आरएनए बनवा रहा है ना, उसी हिस्से को हमने कह दिया स्ट्रक्चरल जीन। इसी को कह दिया हमने स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, इतना काफी है बेटा, आज इतना काफी है। इस पूरे चीज को मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, इस पूरे चीज को फिर से नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, क्योंकि बेटा इसको समझाने में मुझे अभी और टाइम लगेगा। मैं चाहता तो बेटा जल्दी से 5 मिनट में भी मैं खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका एनसीईआरटी भी क्लियर हो भाई। मैं चाहता हूं एनसीईआरटी भी क्लियर हो, तो मैं जल्दी में रश नहीं करना चाहता। ठीक है ना? ठीक है बेटा, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में अपन समझ लेंगे, जल्दीबाजी में खराब नहीं करना इस चीज को, है ना? आई विल एक्सप्लेन द एनसीईआरटी आल्सो। बाकी आप लोगों को जो डाउट हो बेटा आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, या ऐप है इसे ही आप पूछ सकते हैं। जल्दबाजी में खराब नहीं करेंगे भाई अपन इसको। चलें, ओके, बाय बाय।